इस शिवरात्रि पे आप सबके लिए एक नई श्रृंखला लेकर के हम आपके बीच में उपस्थित होते हैं। शिव तांडव नाम की यह श्रृंखला है, करंट अफेयर्स की श्रृंखला है। प्रत्येक दिन आपको मिलेंगे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्यारे मित्रों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। करंट अफेयर्स की इस श्रृंखला में आपको रिवीजन पॉइंट के कुछ प्रश्न मिलेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न आपके रखे जाएंगे, जो दिन के महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वह भी रखे जाएंगे। साथ में कुछ रिवीजन के प्रश्न आपको मिलेंगे जो विगत वर्षों में रिवीजन में पूछे गए हैं प्रश्न, उन प्रश्नों को भी रखा जाएगा। कुछ स्टैटिक जीके के प्रश्न रखे जाएंगे और इसी के साथ करंट अफेयर्स की सीरीज लगातार आपकी आगे बढ़ती रहेगी। यह पहली सीरीज है और आप सबका प्यार स्नेह दुलार चाहती है, आप इसको जरूर स्नेह दें। शिव तांडव है, आज भगवान शिवरात्रि का पर्व है और इसी पर्व के उपलक्ष्य में शुरू किया गया है। हम पूरी तरह से उम्मीद रखेंगे, आज 1 मार्च भी है और शिव तांडव का पर्व है, तो आप सबको भगवान शिव से शक्तियां प्राप्त हों, ज्ञान प्राप्त हो, आपको यश प्राप्त हो, कीर्ति प्राप्त हो। और आप जल्दी से चैनल को पहले लाइक कर दीजिए और पूरे प्रश्नों को देखिएगा, आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न को, जो आपके सामने स्क्रीन पे इस प्रकार से दिखाई पड़ रहा है। प्रश्न को थोड़ा सा बोल्ड करेंगे ताकि आप आसानी से पढ़ सकें और इसका आंसर कर सकें। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे नाम की आधारशिला कहां से रखी? आपसे पूछा जाएगा गंगा एक्सप्रेसवे जो है इसकी आधारशिला कहां से रखी गई, तो इसके बारे में आपको बताना है। आपको बताना है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी गई। यह आधारशिला कहां से रखी गई? मेरठ से, प्रयागराज से, शाहजहांपुर से या अलीगढ़ से? आपको बताते चलें कि मेरठ में जो है ध्यानचंद्र नाम से आपका विश्वविद्यालय, खेल विश्वविद्यालय बन रहा है। मैंने एक दिन अपने सुपर 11 वाली क्लास में इसको रखा था। सुपर 11 की जो क्लास है वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती को ध्यान में रख करके 11 महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जाते हैं जो कि हर विषय से रिलेटेड होते हैं। एक दिन आप करिए, उसमें करंट अफेयर्स के 2 प्रश्न होते हैं, विज्ञान के प्रश्न होते हैं, इतिहास भूगोल के प्रश्न होते हैं, आपके इकोनॉमिक्स के प्रश्न होते हैं, खेल के प्रश्न होते हैं और उनका डिस्क्रिप्शन भी आपको मिलता है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मेरठ में जो है ध्यानचंद्र जी के नाम से एक विद्यालय बन रहा है, तो उसके बारे में 700 करोड़ लगभग लागत से खेल विश्वविद्यालय का निर्माण हो रहा है। अब आपको बताना, गंगा एक्सप्रेसवे की हम लोग बात कर रहे थे, कहाँ पे बन रहा है, तो इसके बारे में आप बताइए। शाहजहांपुर में बन रहा है। कहाँ पे? इसका उद्घाटन कहाँ से हुआ? शाहजहांपुर से इसका उद्घाटन हुआ है। शिलान्यास हुआ कब शिलान्यास किया गया इसका? शिलान्यास किया गया 18 दिसंबर 2021 को इसका शिलान्यास किया गया है। शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में इसका शिलान्यास किया गया है। ठीक है, कहाँ से? शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से। इसकी कुल लंबाई 594 किलोमीटर होने वाली, कितनी? 594 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई होने वाली है। मेरठ जिले के बिजौली गांव से एनएच 334, माफ करिएगा, एनएच 334, बिजौली गांव के 334 एनएच 334 जो कि मेरठ जिले में है, से प्रयागराज तक जाएगा। और प्रयागराज के कहाँ तक जाएगा? जूड़ापुर दादू तक जाएगा। कहाँ तक? जूड़ापुर दादू तक ये रोड जाने वाला है जो आपका गंगा एक्सप्रेस वे है। संबंधित जिले कितने होंगे? 12 इससे संबंधित जिले होंगे जिसको इसका लाभ मिलेगा, इस पे जाने का मौका मिलेगा। 6 लेन, अभी तो 6 लेन बनेगा, लेकिन भविष्य में इसे 8 लेन करने का प्रावधान भी किया गया है। इसे बनाने का काम किसको दिया गया? यूपीडा को दिया गया, जिसे आप जानते हैं उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण। इसका फुल फॉर्म है यूपीडा का, तो यूपीडा को इसको दिया गया, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। इतनी जानकारियां आपको इस गंगा एक्सप्रेसवे से अपने पास रखनी चाहिए। सही आंसर हो जाता है आपका शाहजहांपुर, जो आपके लिए महत्वपूर्ण। चले आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और दूसरा प्रश्न है, आपको ये बताना है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति का क्या नाम है। आपको बता दें कि रूस के बगल में एक छोटा सा देश होता है जिसे यूक्रेन कहते हैं। आपने देखा कि लगभग 5-6 दिन से लगातार वहां पे युद्ध चल रहा है और यूक्रेन में बहुत ज़्यादा तबाही मचा करके रूस ने रखा है। लेकिन इस तबाही के बावजूद भी जो यूक्रेन है वो अपनी पीठ नहीं दिखा रहा है और लगातार सम्मुख होकर के डट करके वार कर रहा है। जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं उन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए कहा है कि हम अपनी पीठ नहीं दिखाएंगे, भले हम मारे जाएंगे, और रूस की सेना के आगे हम पीठ नहीं दिखाएंगे। हालांकि पूरे विश्व से लगातार रूस के ऊपर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, नोटो इत्यादि के अलावा। तो जैसे ही यहाँ पे प्रतिबंध लग रहे हैं तो रूस धीरे धीरे हल्का पड़ रहा है। कल आपने देखा कि 2 पक्षी वार्ता भी चल रही थी और उस वार्ता में बातें ऐसी बिगड़ गई कि जैसे वार्ता तो इधर चल रही है, उधर रूस जो है लगातार अपनी बमबारी करवा रहा था।
तो अब आपको बताना है यहाँ पे कि रूस के जो प्रधान राष्ट्रपति हैं उनका क्या नाम है। रूस के राष्ट्रपति का नाम बता दें। व्लादिमीर पुतिन आपको सबको पता है कहाँ के हैं, ये रूस के हैं। व्लादिमीर पुतिन कहाँ के, रूस के हैं। और यूक्रेन के राष्ट्रपति का नाम आप बताना है, तो आप कहेंगे जेलेंस्की जो है ये कहाँ के, यूक्रेन के राष्ट्रपति। कहाँ के, यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है, जेलेंस्की जो है यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, व्लादिमीर जेलेंस्की जो है ये कहाँ है, इनमें भी व्लादिमीर लगा है, और जेलेंस्की जो है ये कहाँ के हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति हो जाते हैं। जो बाइडेन ये आप जानते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति होते हैं। और एंटोनियो गुटेरेस आपको पता होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या है, अध्यक्ष। संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष हैं कौन, एंटोनियो गुटेरेस। तो एंटोनियो गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष हो गए। जो बाइडेन ये जो है अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, कहाँ के, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। और रूस के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है, रूस के राष्ट्रपति का नाम हो जाता है आपका व्लादिमीर पुतिन। और जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं तो यूक्रेन के राष्ट्रपति हो जाते हैं व्लादिमीर जेलेंस्की जो हैं ये कहाँ के, यूक्रेन के राष्ट्रपति हो जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने के फिरोजपुर पंजाब में जब वो जा रहे थे दौरा करने, तो पुल के पास उन्हें किसान आंदोलन के कुछ लोगों के द्वारा उन्हें रोक दिया गया था। आपने ये वीडियो देखा होगा, और लगातार चुनाव का एक मुद्दा भी बना था, और चुनाव के दौरान वो जा रहे थे तो वहाँ पे एक गंभीर चूक मानी जाती है कि की गई थी, जिसके जांच करने के लिए गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की थी कि इसकी जांच की जाएगी। तो उस समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया, यानी जांच समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो उसके बारे में आपसे चर्चा की जा रही है। आपको बताना है कि जो गृह मंत्रालय द्वारा समिति बनाई गई, गठित की गई जांच करने के लिए, उसका अध्यक्ष कौन है, आपको इसी का आंसर बताना है। तो सुधीर कुमार सक्सेना जो हैं ये इसके अध्यक्ष होते हैं, और ये क्या काम करते हैं, इसकी जांच करते हैं। आपको बताते चले 5 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री ने फिरोजपुर दौरे के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में चूक को लेकर के समिति का गठन किया गया है। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गठित किया गया है। यह जो आपका गठन किया गया, समिति का गठन किया गया, किसके द्वारा किया गया, तो आपसे पूछा जाएगा, गृह मंत्रालय द्वारा किया गया। और सुधीर कुमार सक्सेना जो हैं वो इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं, जो इसकी जांच कर रहे हैं। और जांच समिति को ये कहा गया जल्द से जल्द रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा गया। हालांकि चुनावी मुद्दा चल रहा है, अभी तक इसकी कोई भी रिपोर्ट आई नहीं है। एक स्टैटिक जीके का प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसका सही आंसर कर पाएंगे। आपको बताना है, हाल ही में चर्चा में रही कोयांक जनजाति, कोयांक जनजाति का संबंध किस राज्य से है, आपको बताना। कोयांक जनजाति है और इसका संबंध किस राज्य से है, इसके बारे में आपको बताना है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से, तो आपके पास 4 राज्य दिए गए हैं यहाँ पे। जम्मू कश्मीर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, नागालैंड है और झारखंड है। तो सही आंसर क्या होगा, कोयांक जनजाति किससे संबंधित है, इसका आंसर आपको करना है कोयांक जनजाति के बारे में। जल्दी बताइए, कोयांक जनजाति किससे संबंधित है, तो आपका आंसर सही जा रहा है, नागालैंड से संबंधित। किससे संबंधित है, नागालैंड से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं क्या होता है इसका पूरा ब्यौरा। नागालैंड के मोहन जिले में हुई हिंसा के कारण, मोहन जिले नहीं, मोन जिले है, ठीक है, ये मोन जिले है, मोन जिला इसका नाम है, मोहन गलत लिख दिया गया है। नागालैंड के मोन जिले में हुई हिंसा के कारण 8 और नागरिक मारे गए। 8 लोगों का संबंध कोयांक जनजाति से, किससे, जो 8 लोग मारे गए हैं उनका भी संबंध किससे है, कोयांक जनजाति से है। ये कहाँ की जनजाति है, नागालैंड की जनजाति, कोयांक इसका नाम है। निवास स्थान होता है नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार, ठीक है। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, नागालैंड में पाए जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं और म्यांमार में पाए जाते हैं। नागालैंड की सबसे बड़ी जनजात होती है कोयांक जनजात, जो होती नागालैंड की सबसे बड़ी जनजात मानी जाती है कोयांक जनजात। तो ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। जनजातियों से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते रहे तो आपसे आगे भविष्य में पूछे जाएंगे। आपको बता दें सुपर 51 की जो हमारी सीरीज चलती है उसमें हम लोग सप्ताह में 2 बार सीरीज लेकर के आते हैं सुपर 51 की। एक दिन बुधवार को और दूसरा दिन हमारा संडे को होता है, और इन दोनों दिन आपकी इसका PDF आपको सेंड कर दिया जाता है, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप अगर नहीं जुड़े हैं तो अभी से मैं बता दूं, आप 8004109989 पे व्हाट्सअप करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे, और जैसे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, जैसे आप जुड़ते हैं आपको इसका PDF दे दिया जाता है, आपको इसका लाभ मिलेगा PDF का, और आप निश्चिंत होकर के जुड़ सकते हैं। बात कर लें अगर हम जम्मू कश्मीर की, अगर हम जनजातियों की बात करें तो कौन कौन सी जनजातियां जम्मू कश्मीर में पाई जाएंगी, तो आप कहेंगे बक्करवाल, ठीक है, गद्दी,
गुज्जर, चंपा, ये 4 ऐसी जनजातियां हैं जो कि जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। और आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली जातियां जो हैं वो है गद्दी। पूछा जाता है गद्दी कहाँ की जनजाति है, तो आप कहेंगे जम्मू कश्मीर की जनजाति है। बक्करवाल, गद्दी और गुज्जर, चंपा ये कहाँ की जनजातियां होती हैं, तो आप कहेंगे ये जम्मू कश्मीर की हो जाती हैं। बात करें अगर अंडमान निकोबार की, तो जोरवा, कई बार जोरवा, जरना और अंडमानी ये 3 जो हैं, जिसमें जोरवा सही, जारवा, जारवा सबसे ज्यादा पूछा गया है। जारवा जो है कहाँ का है, अंडमान निकोबार की जनजात होती है। जारवा, जरना और अंडमानी तीनों कहाँ की जनजातियां होती हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। और उसके बाद ओंजे झारखंड की जनजात का नाम है, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे देखिए झारखंड की जो जनजातियां होती हैं उनका नाम कौन है, संथाल, मुंडा हो और कौन, सौरिया। ये 3 जनजातियां कहाँ से संबंधित हैं, तो आप कहेंगे झारखंड से संबंधित होती हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं और यूक्रेन से संबंधित एक प्रश्न आपसे पूछा गया है यहाँ पे। भारत अपने नागरिकों को वहां से निकालने में सबसे ज्यादा सफल रहा है और उसके लिए एक ऑपरेशन चलाया गया भारतीयों के द्वारा। उस ऑपरेशन का नाम आपको बताना है। आज के कुछ दिन पहले हम लोग जब सुपर 11 कर रहे थे तो उसमें हमने आपको एक प्रश्न दिया था, ऑपरेशन स्माइल। आपको बताना है ऑपरेशन स्माइल किससे संबंधित है। आप बता सकते हैं ऑपरेशन स्माइल किससे संबंधित है, जल्दी बताइए। तो और भारत सरकार द्वारा भारतीयों को वहां से जो छात्र हमारे फंसे हुए थे यूक्रेन में, डॉक्टरी की पढ़ाई वहां पे सस्ती होती, डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए जाने वाले छात्र जो वहां फंसे हुए थे वो वहां से निकल करके भारत आना चाहते थे, उन्हें लाना जरूरी था। हालांकि भारत सरकार जो मोदी सरकार है, मोदी सरकार की ताकत के चलते या भारत सरकार की ताकत चलते या भारत की संगठितता के चलते यूक्रेन, रूस की इतनी हिम्मत नहीं थी, रूस की सेना की, जितने लोगों ने अपने हाथ में तिरंगा लिया था उन्हें कोई भी कुछ नहीं कह रहा था। परंतु हमारे नागरिकों को वहां से सुरक्षित लाना अत्यंत आवश्यक था। इसके लिए एक ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन गंगा। आपको 2 प्रश्न का आंसर देना है, एक ऑपरेशन स्माइल और दूसरा प्रश्न का आंसर देना है ऑपरेशन गंगा जल किससे संबंधित। ऑपरेशन गंगा जल जो है किससे संबंधित है, बिहार से संबंधित, इतना हम बता देते हैं आपको। ऑपरेशन गंगा जल, इसमें बड़ी दुखद घटना आप सुनेंगे और जानेंगे। ऑपरेशन गंगा जल जब आप पढ़ेंगे तो उसे पढ़िएगा, तो आप पढ़ करके हमें भी कमेंट करके बताइएगा कि ऑपरेशन गंगा जल से क्या संबंध है, ठीक है। ऑपरेशन स्माइल और ऑपरेशन गंगा जल आपके लिए 2 क्वेश्चन हैं। आपके कमेंट का हम इंतजार करेंगे, अवश्य कमेंट करिएगा, हमें पूरा भरोसा कि आप इसका कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए, अक्टूबर 2022 में, 2022 चल रहा है, इस साल अक्टूबर में होने वाली एक श्रृंखला और वो अंडर 17 महिला फुटबॉल कप किस देश में आयोजित किया जाएगा, आपको बताना है। अक्टूबर 2022 में अंडर 17 महिला फुटबॉल कप किस देश में आयोजित किया जाएगा, इसका आंसर बताना है। ब्राजील में, अर्जेंटीना में, जर्मनी में या भारत में, तो आपका सही आंसर हो जाता है कौन, भारत आपका सही आंसर हो जाएगा। आवरण का जो इसके उद्घाटन करता है वो कौन है, फीफा इसका करेगा। इसका खेल कौन करवाने वाला, फीफा करवाने वाला। शुभंकर कौन है, इभा, इभा इसका शुभंकर है, जिसका अगर हम विस्तृत जानकारी रखें तो इसका मतलब क्या होता है, एशियाई शेरनी जो नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। और उसके बाद इसका आयोजन कहाँ होना, भारत में होना है, ठीक है। याद रखिएगा, इभा इसका शुभंकर है। आपसे पूछा जाएगा कहाँ हो रहा, भारत में हो रहा, यह भी आपसे पूछा जाएगा। और इभा का मतलब क्या है, तो एशियाई शेरनी जो नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करती, याद रखिएगा। जितनी भी हमारी महिलाएं मित्र चाहे बहनें देख रही हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। चलिए आगे बात करते हैं। अक्टूबर 2021 में किसे भारतीय भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष चुना गया, आपको ये बताना है। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया, 2021 में चुना गया है। कौन से भारतीय हैं उनके बारे में आपको बताना है। नरेश शर्मा को, वीरेंद्र प्रसाद वैश्य को, उसके बाद आपका रमेश कुमार गुप्ता को, सहदेव यादव को। तो आप कहेंगे सहदेव यादव को भारतीय भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष चुना गया। इनका कार्यकाल 4 वर्षों का होने वाला, कितने वर्षों का होने वाला, 4 वर्षों का इनका कार्यकाल होने वाला है। दिसंबर 2021 में एक चक्रवाती तूफान आया था, आपने नाम पढ़ा होगा, सुना होगा पेपर में, जवाद नाम था इसका, जवाद नाम था। तो आपसे पूछा जा रहा है कि तूफान कहाँ आया था। जवाद तूफान जो था 2021 में आया था, दिसंबर 2021 में। ये कहाँ आया था, बंगाल की खाड़ी में, पीत सागर में, अरब सागर में या प्रशांत सागर में। तो आपको इसका आंसर बताना है कि कहाँ पे आया था ये तूफान, इसके बारे में आपको बताना है।
मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना हवा का गहरा दबाव यानी जिसे लो प्रेशर कहते हैं, लो प्रेशर के चलते चक्रवाती तूफान जवाद है। ठीक है, जमात लिखा गया यहाँ पे, जवाद है, एक गलत हो गया। जवाद जो है क्या, जवाद में तब्दील हो गया। किसमें तब्दील हो गया, जवाद में तब्दील हो गया। इसका प्रभाव उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में पड़ा। कहाँ पे, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में और आंध्र प्रदेश में इसका असर देखने को मिला। जवाद अरबी शब्द है। जवाद कैसा शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है उदार या दयालु। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, उदार या दयालु। यह नाम सऊदी अरब के द्वारा रखा गया है। जवाद गंभीर चक्रवात की श्रेणी में शामिल है। जवाद क्या, गंभीर चक्रवात की श्रेणी में शामिल है। तूफानों का नाम विश्व विभिन्न प्रकार के देशों से समझौते के द्वारा रखा जाता है। निम्नलिखित में से किसके केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख द्वारा राज्य पशु घोषित किया गया। कह रहा किसे जो है राज्य पशु घोषित किया गया। लद्दाख के द्वारा राज्य पशु के रूप में किसकी घोषणा की गई, लद्दाख के द्वारा राज्य पशु के रूप में किसकी घोषणा की गई, आपको बताना है। काली गर्दन वाले सारस का, हुंगुल पक्षी का, हिम तेंदुआ का। तो आपका सही आंसर हो जाता है हिम तेंदुआ। सही, कौन सही आंसर हो जाता है, हिम तेंदुआ आपका सही आंसर हो जाता है। मेरे प्यारे मित्रों, जैसा कि आप सबको मैंने फिर से एक बार बता दूं कि यह आपकी सीरीज जो है आज स्टार्ट की गई। आज है 1 मार्च और 1 मार्च को यह सीरीज आपकी स्टार्ट होती। नाम है शिव तांडव, भगवान शिव के नाम पे स्टार्ट किया जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सबका प्यार, स्नेह, दुलार इस सीरीज को जरूर मिलेगा और लगातार यह सीरीज आगे बढ़ेगी। हमारी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न भी मिलेंगे भगवान शंकर के आशीर्वाद से और हम लोग इसे अपने परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बना सकते हैं। स्टैटिक जीके का प्रश्न है इसमें, साथ में महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्न हैं, कुछ आपके महत्वपूर्ण रिवीजन पॉइंट के प्रश्न हैं। तो आप जरूर देखें, अपने मित्रों को शेयर करें। इसी के साथ आज हम फिर आपसे विदा लेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे किसी और वीडियो के साथ, किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।